अस्सलाम वालेकुम दोस्तों से मित्रों, मैं हूं फ़रहान यामीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यकीनी तौर पर उम्मीद है कि आप जो वीडियोस देखते हैं, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप के ऊपर बेहतरीन अंदाज में आप जिस किस्म की सजेशंस देते हैं उसके ऊपर कोशिश की जाती है कि अमल दरामद किया जाए। आपसे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कॉल्स आई थी और कहा था कि जो आपने कहा कि FIR आपके हाथ में आई तो आप उसका मतन हमें पढ़ के सुनाएंगे एहसन शाह केस के हवाले से, और इनकाउंटर जो हुआ है उसके हवाले से भी अपडेट आप करेंगे। अपडेट तो खैर तमाम तर मैंने पिछले व्लॉग में कर दी थी। अब जो शकील भट्ट है CIA मॉडल जो इकबाल टाउन के, उनकी जानिब से ये इनकाउंटर किया गया है। उसका वालदा का भी इंटरव्यू सामने आ गया है, उनकी बहन भी अब सामने आ गई है एहसन शाह की, जबकि उसकी बीवी भी सामने आ गई है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एहसन शाह की बीवी ने कहा है कि सऊदी जब वो उम्रा करने गए थे तो वो उसके साथ थी और एहसन शाह ने अपने मोबाइल से अमीर बलाच को कोई कॉल नहीं की। दूसरी जानिब जो वालदा है वो ये बताती हैं कि 12 बजे जिस दिन इसका इनकाउंटर हुआ है, एहसन शाह से वो मिलने गए थे। शकील भट्ट उसे लेने आया हुआ था और एहसन शाह घबराया हुआ था और कह रहा था शकील भट्ट मुझे लेने आ गया है और अब ये मेरा इनकाउंटर कर देगा। जो तीसरी बात उसकी बहन सामने आई है, उनका क्या, उन्होंने बालाज के हवाले से मुखबरी को तरदीद किया है। उसने उनका कहना था कि तमाम तर जो रूमर्स थे जिस वक्त वो बाहर आना था एहसन शाह, उस वक्त दम तोड़ जानी थी और उनके भाई को बली का बकरा बनाया गया है। ये 3 ऐसे मौक़िफ़ हैं जो कि सामने आए हैं। बार कैफ एहसन शाह इनकाउंटर के बाद तदफीन कर दी गई है। अब FIR का मतन पढ़ो तो पुलिस की नीयत सामने आ जाती है। पहले मैं आपको शकील भट्ट के हवाले से बता दूं, सब इंस्पेक्टर हैं CIA इकबाल टाउन के अंदर, और जिस वक्त टीपू ट्रक वाला का मर्डर हुआ था ये उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे, जबकि अमीर बलाज के हवाले मर्डर के हवाले में भी ये मौजूद थे, और एहसन शाह को जिस वक्त इनकाउंटर के ये ख़ुद उसके अंदर मौजूद थे। और जो इस्तगासा लिखा है वो शकील भट्ट की जानिब से लिखा गया है। इस्तगासे में बताया कि एक FIR नंबर है 12/13/2023, 12/4/2023 को ये रॉबरी की 392 की FIR है। अब आप बताएंगे जी चौथे महीने की ये FIR है 2023 की, और बलाज का मर्डर कब हुआ है? 6 महीने एहसन शाह कैद में रहा, CIA उसकी तफ्तीश करती रही है, पैसे बरामदगी करती रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एहसन शाह जिस वक्त CIA की कस्टडी में था, क्या 392 की FIR के हवाले से उस वक्त तक उनको कोई मालूमात नहीं थी? क्या एहसन शाह की तफ्तीश के दौरान ये जो कहते हैं जी दौरान इंटरोगेशन उसने एक्सेप्ट किया कि उसने एक डकैती भी की है, तो क्या उस 6 महीने बाद बरामदगी के लिए उसको जेल से निकाल के ले जाया जा रहा था? उससे कबल जिस वक्त वो CIA की हिरासत में था उस वक्त बरामदगी के लिए क्यों नहीं ले जाया गया? FIR पढ़ने के बाद तो ये पहली बात बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एहसन शाह के साथ जिस किस्म का तस्लील किस्म का जो रवैया CIA ने किया, उसकी टिंड मोड़ दी, उसको गंजा कर दिया, उसके बाल काट दिए, जो कुछ भी किया, तस्वीर उसकी लीक करती, वो कस्टोडियन टॉर्चर की ज़ुमरे में आता है। अब जिस CIA मॉडल टाउन इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि कस्टोडियन टॉर्चर का जो एक्ट है वो सामने आया हुआ है। अब मैं इसी एक्ट के बारे से और इस FIR उसका कंपैरिजन करूँगा। आप जो कस्टोडियन और जो टॉर्चर है या किलिंग है उसके हवाले से जो एक्ट बनाया गया है और जजमेंट भी सामने आई है कि इस किस्म के जो अटैक होगा, मर्डर होगा, तशद्दुद होगा, उसकी FIA जो है तफ्तीश करेगा। और हैरानगी की बात यह FIA के जो सरबराह होता है वो भी पुलिस से ताल्लुक़ रखता है, वो भी डेपुटेशन पर खैर FIA जाता है। ये बात की बाकी यही बातें, मज़ीद भी हम इसकी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कितने पुलिस एहलकार जो ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है शादबाग, वहाँ एहसन शाह को लेके गए थे। उस वक्त 5 पुलिस एहलकार मेरा ख्याल है मौजूद थे, जिसमें फ़ारूक कमाल, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकाल अली, अच्छा 5 ये थे। छठा शकील भट्ट था, 2 ड्राइवर उनके साथ थे, 2 गाड़ियाँ थी, तो पुलिस की पूरी भारी नफरी मौजूद वहाँ थी। अब यह है कि जी एहसन शाह को जेल से निकाला कोई 9:25 पर FIR के मुताबिक इसको जो इनकाउंटर है वो किया गया। अब तक सवाल ये है कि FIR दर्ज होगी, क्या
पुलिस ने इन 7 लोगों को इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, इनको सस्पेंड किया कि एक मुलजिम जो आपकी हिरासत में था वो उसकी मालूमात कैसे लीक हुई। इसका जवाब आपको बिल्कुल नेगेटिव में मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि ईसाइया वाला कब्रिस्तान के मुताबिक जो एफआईआर है, ईसाइया वाला कब्रिस्तान में जिस वक्त वो पहुँचे तो वहाँ पर पहले से मौजूद जो 3 लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने पुलिस को देखते फायरिंग कर दी। तो ये जो तमाम 6, 7, 8 जो कांस्टेबल थे, एएसआई थे, सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने ज़मीन पे लेट के और दरख्तों के पीछे छुप के अपनी जान बचाई। अच्छा, इसी मतन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो एफआईआर के एहसन शाह की जो सामने आई है तस्वीर, उसके सीने पर गोली लगी हुई है, उसके हाथ बंधे हुए थे, पैर नहीं बंधे हुए थे। अगर पुलिस वाले जिस तरह अपनी जान बचा सकते हैं कि एहसन शाह क्या अपनी जान नहीं बचा सकता? जिस वक्त फायरिंग हो रही थी तो क्या वो नीचे नहीं लेट सकता था? क्या वो भागकर दरख्त के पीछे नहीं छुप सकता था? जो हथकड़ी लगाई हुई थी, जो कांस्टेबल था, उसका नाम अभी एफआईआर में तो नहीं लिखा, यकीनी तौर पर बताएंगे ज़िमनियों में कि किसने हथकड़ी पकड़ी हुई थी, कौन उसके लेफ़्ट था, कौन राइट था। ये बात का बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन इस एफआईआर के मतन के अगर वो किया जाए, तमाम तर इसकी इसके धागे उखाड़े जाएँ तो उससे पता लगता है कि जिस तरह पुलिस एहलकार अपने अच्छा पुलिस एहलकारों के पास असला, एहसन शाह के पास असला अभी नहीं। इस एफआईआर के अंदर ये भी नहीं बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की नहीं की। अभी इस एफआईआर से कुछ भी नहीं पता। इस्तगासा बताया जाता है कि 2 पेजेस का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस्तगासा भी मिल जाए तो वो पढ़ के देखते हैं कि और जो फ़र्द मकबूजगी बनी है, फ़र्द बरामदगी बनी है, बाकी चीज़ें उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। बहर के एफआईआर पढ़ने के बाद ये तो साबित होता है, महसूस होता है कि ये जो वाक़या है पुलिस की जानिब से एक फ़ेक इनकाउंटर है। अच्छा, अब जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 9:25 पर वक़्वा हुआ है, 9:25 पर हुआ है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 9:45 पर दर्ज हुई है, यानी 20 मिनट के बाद ये एफआईआर मुकदमा बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईसाइया वाला कब्रिस्तान से पुलिस ने एक वहाँ थाना शादबाग भी पहुँच गए, इस बीच में इस्तगासा भी लिख लिया उन्होंने, और उसको जो मुलजिम है एक को आइडेंटिफाई भी कर लिया। वो भी मैं बताऊंगा वो कौन और किस तरह एफआईआर के मुताबिक उनको पता चला वो है कौन। तो ये 20 मिनट का सफ़र है। अब मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूँ कि 1.5 किलोमीटर का अगर फासला हो, क्या आप 2 से 3 मिनट में कवर कर सकते हैं? अगर आप कर सकते तो यकीनी तौर पर पुलिस भी कर सकती है। अब जो इस्तगासा लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या वो पहली ही दफ़ा में दुरुस्त लिखी गई है? क्या वो एग्जैक्ट वही लिखी गई थी कि उन्होंने आए फ़ौरन लिखी, बताया और फाइल कर जमा करवा के टैग नंबर लगवा के एफआईआर भी उसको कंप्यूटराइज एफआईआर भी करवा दी? अब ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होता है, 20 मिनट में ये काम कैसे हो सकता है? जिस वक्त ये मुकाबला हो गया 9:25 पे, तो वो कहते हैं जी फायरिंग हुई, जी हमला हुआ 9:25 पे, इस बीच के अंदर फायरिंग रुकी भी, तो ज़ाहिर बात है 2-3 मिनट तो फायरिंग हुई होगी, यानी कि 17 मिनट रह गए। उसके बाद वो कहते हैं जी हम जिस वक्त फायरिंग तबादला रुका तो हमने देखा जी एहसन शाह मरा हुआ था और जो 3 लोग थे वो फ़रार हो गए थे, मतलब ज़ख्मी हालत में था, तो 3 लोग फ़रार हो गए थे। बात यह है कि मुलजिम और पुलिस पार्टी और मुलजिम के दरमियान फासला कितना था कि एहसन शाह ने भी उन्हें देख लिया मुलजिमान को, तो कौन है उसको छुड़वाने आए हुए हैं, और उसका नाम भी पहचान लिया। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा, आप भी इसके ऊपर हैरानगी होंगे। ऐसा कभी एफआईआर में हुआ नहीं है कि नॉमिनेट किसी को कर दिया गया हो और वो मौके पे पकड़ा भी ना गया हो। अच्छा खैर, अब 17 मिनट रह गए। 17 मिनट के बाद पुलिस एहलकारों ने एहसन शाह से पूछगछ भी की है कि भाई बता तू इनको जानता है या नहीं। एक ज़ख्मी मुलजिम से उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया हुआ, ये भी इस एफआईआर का मतन बताता है। पुलिस ने उसके साथ ज़्यादती की है। अगर वो ज़ख्मी था तो उसके फिल फॉर बयान कलम बंद करने की बजाय उससे ये पूछने की बजाय कि फायरिंग करने वाले कौन कौन हैं, उनके नाम पता, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। अगर ये वाक़या ऐसा ही है जिस तरह एफआईआर में बयान करते हैं, तो रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोग थे जो इस्तगासा लिखने वाले हैं वो इसमें मुलजिम है। उन्होंने जानबूझ के ताख़ीर के साथ एहसन शाह जिस वक्त ज़ख्मी था उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो आप इसके ऊपर अंदाज़ा दे सकते हैं कि अगर किसी को ताख़ीर के साथ गाड़ी उनके पास मौजूद थी, डालना था और करीबी हॉस्पिटल उन्हें पहुँचा देना था।
तो वो भी वो नहीं कर सके। यानी कि 3 मिनट बाद, इस वक्त 1 से 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद जब फायरिंग रुकी तो उन्होंने उससे एहसन शाह से 1-1.5 मिनट बात भी की होगी, तो बाकी रह गए 15 मिनट। उसके बाद उसे उठा के गाड़ी में भी डाला होगा। मैं ये वो बात बता रहा हूँ जो एफआईआर के अंदर वक्त लिखा हुआ है कि 9:25 पे वकूआ हुआ और 9:45 के ऊपर एफआईआर हुई। मैं इस 20 मिनट का खुलासा करना चाह रहा हूँ कि 20 मिनट में हो क्या गया। उसको वहाँ से भेज भी किया। अगर इस सारे काम में भी अगर 5 से 7 मिनट भी लगा दिए जाएँ, बिल फर्ज फायरिंग के तबादले से लेकर एहसन शाह को गाड़ी में डालने से मुंतकली तक 5 से 7 मिनट लगा दिए जाए तो 13 से 15 मिनट के पास पुलिस का वक्त बच जाता है बकाया। वहाँ से 1.5 किलोमीटर अगर 5 मिनट में भी पहुँचा दूँ मैं पुलिस वालों को, क्योंकि ड्राइवर वाले बहुत सारे लोग ये बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि कितनी स्पीड से आप जाएंगे तो कितनी देर में 1.5 किलोमीटर का जो फासला है वो कर सकती है। और ये सारा थाना शादबाग जिन लोगों ने देखा हो उन्हें पता है, वो सारा का सारा जो इलाका है वो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सुनसान सड़कें हों और 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आप पहुँच जाएंगे। तो यकीनी तौर पर वो सिचुएशन नहीं थी। जो टाइम बताया जाता है 9 बजे वहाँ पर जो गाड़ियाँ वो चल रही होती हैं तो 13 से 15 मिनट पुलिस के पास थे। 5 मिनट वो भी निकाल लो तो 8 से 10 मिनट पुलिस के पास बिकते हैं। अब इस्तगासा की तरफ आ जाएँ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तकरीबन 2 सफ़े का इस्तगासा लिखा गया। मुझे बताएं, लिखने वाले, पढ़ने वाले, राइटिंग करने वाले, पहले मुझे बताएं कि क्या 8 से 10 मिनट के अंदर इस्तगासा लिखा जा सकता है? यकीनी तौर पर नहीं। तो पुलिस की एफआईआर के अंदर ही बहुत ज़्यादा झोल वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। और अगर पुलिस के अफसरान अपने ही एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इनके साथ तफ्तीश नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर जो किरदार है पुलिस का उसके ऊपर मज़ीद सवाल पैदा हो सकता है। एहसन शाह की मौत के हवाले से मेरी आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने 3 जो सवालात उठाए गए थे। उसके मौत का फ़ायदा किसको है? बलाश टीपू के फैमिली को है, भट्ट फैमिली को है, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, या पुलिस को है? तो आप वो देख सकते हैं, उससे आप पता चल जाएगा। इस एफआईआर को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, एहसन शाह की फैमिली को दबाव में लाने के लिए, एफआईआर पढ़ने के बाद मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपको, और ये अंदाज़ा नहीं है, ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में ऐसा हुआ महसूस होगा। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने इस एफआईआर के अंदर और उसी के जो भाई है उसको नामज़द कर दिया। अब उस भाई को नामज़द करने से कबल किया क्या कि भाई उसका नाम किसने बताया? उसका नाम उसके भाई ने बताया कि जी मेरे ऊपर हमला करने वाले, पुलिस के ऊपर हमला करने वाला मेरा भाई है। क्या कोई बता सकता है कि यह ऐसा पॉसिबल है? क्या मुमकिन है? एक बात। दूसरी बात, जो एहसन शाह का भाई है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसका साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई मिल जाए, लेकिन मेरी नज़र में से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड गुजरा नहीं। बट नामालूम रॉबरी की एफआईआर तो मौजूद है। जिस तरह अब बलाश टीपू के कत्ल से कबल एहसन शाह पुलिस को किसी भी वारदात के अंदर मतलूब नहीं था, और इनकाउंटर से कबल वो मतलूब भी हो गया, वो नॉमिनेटेड भी हो गया। उसने जो वारदात की थी वो कहाँ छुपाई थी वो भी बता दिया, और 6-8 माह वो सौदे उम्रे के लिए भी किया। जो वारदात के अंदर उसके पास माल मसरूक़ा था, ना उसने बेचा ना ही उससे कोई पैसे कमाए, और वो वारदात करने के बाद उम्रे के लिए चला गया, उसको पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। और उस जिस जगह उसने जो छुपाए हुए थे माल मसरूक़ा, वहाँ ना कोई नशियों का आना जाना था, ना किसी का, बस बहुत सारे मामलात हैं। बहरकैफ ये एक बहुत ज़्यादा जो सवाल है कि 4थे महीने की एफआईआर है और अगस्त में, यानी कि अगले साल अगस्त में उसका इनकाउंटर हो रहा है। तो इस बीच के अंदर पुलिस को नहीं पता था कि एहसन शाह 392 में भी मतलूब है। पुलिस और सीआईए की वो कस्टडी में भी रहा, उस वक्त भी उसने इंकशाफ नहीं किया कि भाई मैंने एहसन शाह की मुखबिरी के अलावा जी वारदात भी की। पुलिस वालों ने उसको से पूछा भी नहीं है। जबकि हाई कोर्ट की हुक्म है कि अगर कोई भी शख्स किसी एक केस में गिरफ़्तारी होगी तो उसको तमाम केस में गिरफ़्तारी ज़ाहिर होगी। पुलिस ने इसका सीआरओ करवाया। क्या पुलिस के बाद जो सीसीटीवी मौजूद थी, जिसकी साथ पता चला कि भाई ये उस 392 की शाहबाग के वारदात में मतलूब था, क्या वो अब तक सामने लाई? पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन कैसे की, ये बहुत ज़्यादा सवाल है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया 3 लोगों को इन्होंने किया, 2 और इन्होंने नामालूम में डालने हैं, वो बाहर का पता चलेगा किस किस को नॉमिनेट करते हैं। ताहम
एहसन शाह की फैमिली को दबाव में लाने के लिए उसके बड़े भाई को उसी के भाई के कत्ल में फंसा दिया। अब होना क्या है कि इसकी तफ्तीश भी कोशिश करेंगे CIA कर ले। अगर ऐसा हुआ तो ये अदलिया के किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा, और अगर अदलिया इन तमाम पुलिस वालों को गिरफ़्तारी के लिए, इंटरोगेशन के लिए, इनकी तफ्तीश के लिए इनको उहदे से नहीं हटाती और इनके ख़िलाफ़ जो जुडिशल इंक्वायरी है वो नहीं करती, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे जो सवालात हैं इंसाफ के ऊपर वो पैदा होंगे। पुलिस अब तक मरकज़ी मुलजिम जो बलाश टीपू के हैं, तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सके। दूसरी बात यह है जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, ये लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए पुलिस की जानिब से जो एहसन शाह उसे मरकज़ी मुलजिम करार दे दिया। भाई एहसन शाह का नाम FIR में नहीं था, एहसन शाह मर्डर के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, एहसन शाह मर्डर के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, एहसन शाह की बंदूक से गोली नहीं चली, एहसन शाह ने शूटर वहाँ पर नहीं भेजे। एहसन शाह के ऊपर सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि जी उसने मुखबरी की और उसको ले जाने वाला सुहेल मलिक था। सुहेल मलिक जो कि इस वक्त ज़मानत के ऊपर है। पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसकी कोई CCTV फुटेज नहीं दी। उसने कहा जी 3 से 4 गाड़ियाँ तब्दील की। भाई जिस जगह से गाड़ियाँ तब्दील की, क्या वहाँ की सेफ सिटी की कैमरों की फुटेज मौजूद नहीं है? पुलिस ने अब तक तफ्तीश में कुछ भी नहीं दिया। दूसरा, एहसन शाह के ऊपर कहा जी उसके घर के अंदर से 35 से 40 लाख रुपए बरामदगी भी उन्होंने शो कर दी। 5 करोड़ के ऊपर ये डील हुई थी, 50 लाख कर दी है। तो ये बहुत सारा पुलिस के हवाले से जो झोल है वो इस FIR में मौजूद है, और देखना पड़ेगा कि अब पुलिस जो एहसन शाह का भाई है उसके साथ क्या करती है। लेकिन इस वक्त एक तो बेटा उनका मर गया एहसन शाह, दूसरा बलाज के फैमिली भी गम में मुब्तला है, तीसरा अब जो एहसन की फैमिली है वो अपने बेटे के कत्ल की इंक्वायरी किससे करवाएंगे, क्योंकि मारने वाले तो पुलिस वाले हैं। अब इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? क्या जो कहा जाता है कि फेयर ट्रायल का जो आइन के अंदर दिया हुआ है, क्या वो फेयर ट्रायल एहसन शाह की फैमिली को मिलेगा? नहीं, यकीनी तौर पर नहीं मिलेगा। पुलिस के तमाम तर मामले के अंदर जो किरदार है, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो ख़ानदानी दुश्मनी से हवाले से जो सबसे बड़ी दुश्मनी जो इस वक्त लाहौर की मशहूर भी है और ताज़ा तरीन वहाँ मर्डर भी हुआ है, वो तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट और टीपू फैमिली की है। टीपू फैमिली का इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका दादा कत्ल हुआ, उसका बाप पर कत्ल हुआ, जो अमीर बलाज है वो भी कत्ल हो गया। इन तीनों मर्डर के अंदर 1-2 लोगों को नामजद किया गया, तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट। पुलिस इन तीनों FIR में से इन दोनों मरकज़ी जो मुलजिमान हैं इनको सज़ा नहीं दिलवा सकी। ना ही बिल्ला ट्रक वाले के कत्ल में तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट का नाम आता है, उन्हें सज़ा दिलवा सकी, उनके ख़िलाफ़ तगड़ी तफ्तीश करके उन्हें जेल में नहीं भेज सकी। उसके बाद टीपू ट्रक वाले के मर्डर के साथ भी यही हुआ, और अब जो अमीर बलाज टीपू का मर्डर उसके अंदर भी यही हुआ। इन्होंने एहसन शाह को गिरफ़्तार करवा के पुलिस ने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डाइवर्ट कर दी थी कि भाई मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह ने ऐसा किया कि सब कुछ किया। एहसन शाह की वैसे तिफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट को ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं समझ आई इस सारे वाक़यात के अंदर, ये तो बहर क्या बाद में पता लगेगा। लेकिन इस तमाम तर किरदार के अंदर में, तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पुलिस का किरदार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। पुलिस अपनी जो नाक़िस तफ्तीश है और उसके अंदर मुलजिमान को बचाने की ऐसा महसूस होता है कि कोशिश की जा रही है, और इसमें जो एहसन शाह है उसको बली का इन्होंने बकरा बना दिया। उसका पूरा फैमिली को उन्होंने, पुलिस वालों ने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर जो CIA मॉडल टाउन है, जो FIR के अंदर नाम मौजूद हैं, और मोहम्मद अली भट्ट DSP, ये तमाम नेक्सेस हैं, इनको अगर तफ्तीश नहीं किया जाता, इनको गिरफ़्तारियाँ नहीं होती, तो यकीनी तौर के ऊपर बलाज के मर्डर को जो कातिलीन हैं उनको सेल्फ पैसेज दिया जा रहा है।